Hello, dear students. Good morning to all of you. Today is the lecture number 5 for chapter current electricity. तो today ये फाउंड तो बेटे मैंने आपको डिराइव कर दिखा दिए थे पहले ही. लेक्चर नंबर 4 में हमने आपको डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ बताया था. ओम्स लॉ में हमने आपको रेजिस्टेंस जो कांस्टेंट होता है उसके लिए हमने m इंटू एल एन ई स्क्वायर ए तो बेटे ये हमने आपको कांस्टेंट निकाला था आर की वैल्यू. अब बेटे फेलियर्स ऑफ ओम्स लॉ, फेलियर्स ऑफ ओम्स लॉ, और इसको बेटे नॉन ओमिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है. तो बेटे फेलियर ऑफ ओम्स लॉ क्या होता है? बेटे बहुत कम चीजें ऐसी होती है बेटे जो ओम्स लॉ को पूरी तरह से ओबे करती है. बहुत कम कंडक्टर ऐसे होते हैं, यानी कि बहुत कम केसेस में ऐसा पाया गया है कि ओम्स लॉ जो होता है वो सेटिस्फाइड करता है. जैसे कि अगर आप कोई कंडक्टर लेते हैं और कंडक्टर के बीच में अगर हम एक आई और वी के बीच में हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को जैसे हम करंट को इंक्रीज करते हैं, डेफिनेटली करंट और वोल्टेज में डायरेक्टली रिलेशनशिप होती है. क्योंकि बेटा जो आई अपॉन वी जो आपके पास आर जो वी अपॉन आई है वो एक कांस्टेंट होता है आर. लेकिन क्या होता है बेटा बहुत से ज़्यादातर केसेस में ये जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, थोड़े टाइम के बाद वो कलर नॉन लीनियर हो जाता है. इट मीन्स कि क्या हुआ कि जैसे करंट बढ़ा उसका रेजिस्टेंस चेंज हुआ, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट उसके अंदर बनता है. तो बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट के लिए स्ट्रेट लाइन आता है आई और वी के बीच में रिलेशन. बाद में ये कर्व जो होता है आपके पास ये कर्व लीनियर नहीं रहता, कर्व हो जाता है. तो एक तरह से बेटा आप ये समझते हैं कि ओ से लेकर ए तक तो ये कर्व आपके पास ओम्स लॉ को ओबे करता है, और ए से लेकर बी तक ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है. ठीक है ना. और एक बताओ द रिलेशन बिटवीन V and I depends upon the sign of V. यानी बेटा V और I की जो रिलेशन होता है वो बहुत कुछ V के साइन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो V की जो नेचर है वो पॉजिटिव है या आपके पास निगेटिव है. बेटा ये आप बहुत आगे बढ़ेंगे. एक सेमीकंडक्टर होता है, जो सेमीकंडक्टर होता है वो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में काम करता है. जो फॉरवर्ड बायस में आई और वी के बीच में जो ग्राफ प्लॉट कराया जाता है वो आपके पास इसकी मेजरमेंट कुछ ये ऐसे है. तो ये क्या है बेटा, ये है आपके पास फॉरवर्ड बायस. तो फॉरवर्ड बायस में आपके पास बेटा देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो एक तरह से बेटे ओम्स लॉ को ओबे करता है. लेकिन आफ्टर सर्टेन पॉजिटिव वैल्यू आपके पास जो करंट होता है वो शार्पली इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. इन द सिमिलर वे, ठीक है ना, ये आपके पास जो करंट होता है यहाँ पर वो मिली एम्पेयर में होता है, और यहाँ पर जो करंट होता है बेटा वो माइक्रोन एम्पेयर में होता है. रिवर्स करंट कहते हैं इसको. ठीक है ना. अब यहाँ पर जो होता है बेटा आपके पास ये जो करंट है, ये जो भी है, इसके बाद जो करंट इंक्रीज होता है वो सडनली इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. तो ये जो पार्ट आता है बेटा इसमें आता है ये रिवर्स बायस में आता है. इसके मतलब बेटा क्या हुआ कि निगेटिव वोल्टेज यानी कि निश्चित यहाँ तक तो एक तरह से आपके पास ओबे कर रहा है. लेकिन यहाँ के बाद देखो अगर हम वोल्टेज को बढ़ाना चाहते हैं तो वोल्टेज तो इंक्रीज नहीं हो रही, लेकिन करंट का अमाउंट सडनली आपके पास इंक्रीज हो जाता है. इट मीन दिस इज नॉट ओबे द ओम्स लॉ. इसी को कहा जाता है फेलियर ऑफ ओम्स लॉ और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस. अब बेटे बात करते हैं हम रेजिस्टिविटी की. रेजिस्टिविटी, और इसको एक नाम से हम जानते हैं क्या कहते हैं इसको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. इसको बेटे जो डिनोट करा जाता है वो रो से हम डिनोट करते हैं.
बेटे ये बेटा हमें पता है एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यानी कि अगर किसी कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी तो 100% उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और अगर एक कंडक्टर की अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे तो 100% जो रेजिस्टेंस होता है लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब बेटा अगर इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, यानी अगर बेटा इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर अगर मैं 2 का नाम देता हूँ तो R प्रोपोर्शनल टू द L अपॉन A, करेक्ट। अब बेटा प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं हम, तो हम इसको लिख सकते हैं R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। अब ये जो रो है, ठीक है ना, क्या करते हैं बेटा इसको रीड एज रो कॉल रेजिस्टिविटी, इसी को बेटा क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं, करेक्ट। अब अगर बेटा रेजिस्टिविटी को मैं अलग करना चाहूँ तो बेटा रो इज इक्वल टू आर, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल लिख सकते हैं। तो बेटा जो रेजिस्टिविटी होती है, नंबर एक बात ये बेटा मटेरियल की होती है, जो रेजिस्टिविटी होती है किसी भी मटेरियल की वो उसकी डायमेंशन के ऊपर बेस नहीं होती है। आप लेंथ को बढ़ाओ, एरिया को घटाओ, लेकिन जब तक मटेरियल नहीं बदलेगा, जब तक रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। तो रेजिस्टिविटी होती है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन, वो डायमेंशन के ऊपर डिपेंड नहीं रहती। अगर बेटा मान लीजिए बेटा यहीं से मैं यूनिट निकालना चाहता हूँ, यूनिट ऑफ रो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रो, तो बेटा अगर रो की मैं यूनिट निकालना चाहूँ तो जो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, और लेंथ की यूनिट मीटर होती है। तो आपके पास जो यूनिट होगी बेटा क्या होगा, इसकी यूनिट ओम, मीटर बेटा इसकी यूनिट होती है, करेक्ट। अब मान लिया बेटा मैं एक्सप्रेशन निकालना है रेजिस्टिविटी, ठीक है ना, तो यानी कि अगर रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन निकालना है तो मुझे रेजिस्टेंस जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू निकालनी होती है। अब देखते हैं बेटा, तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। एक्सप्रेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, बेटे ओम्स लॉ में हमने आर को बेटे डिराइव करा था एज रेजिस्टेंस को बेटे हमने डिराइव करा है कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट जो होता है वो एन ई स्क्वायर ए इंटू टोन। अब बेटा हमें क्या निकालना है, हमें रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन निकालना है। अरे बेटा हम जानते हैं, ठीक है ना, इसको आप यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए बेटे, तो रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। अरे आप यहाँ से आप आर इन बेटे आर है एल ए और ए, आप इसको एक तरफ ले आइए, बाकी टर्म को आप एक तरफ रख दीजिए। तो बेटे आर को अगर मैं यहाँ पर ए तो बेटे यहाँ पर चला गया, और एल आपके पास नीचे आ गया, तो बताओ बेटे एम अपॉन एन ई स्क्वायर तो हो सकता है। तो बेटे यहाँ पर ये सब कांस्टेंट है, तो बताओ एम अपॉन एम अपॉन एन ई स्क्वायर तो इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना, ये कांस्टेंट है। अरे बेटा अगर मैं इसको नाम रो दे दूं तो बताओ रो की वैल्यू आपके पास ये आ गई नहीं है, तो आर अपॉन ए जो हो गया वो आपके पास आर अपॉन आर इंटू ए अपॉन जो एल हो गया, बताओ बेटा वो रो हो गया नहीं। और जहाँ पर रो की वैल्यू क्या है, रो की वैल्यू आपके पास, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द this is the expression for the resistivity of the material. चलिए बेटे तो दो तीन छोटे से टॉपिक हैं, आपको उसके लिए बात कर लेते हैं हम लोग। देखो बेटे एक होता है कंडक्टेंस, क्या होता है बेटे, एक होता है कंडक्टेंस जिसको जो डिनोट करते हैं बेटा हम जी से करते हैं। जो कंडक्टेंस होता है, जो कंडक्टेंस होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, यानी कि कंडक्टेंस जो हो गया वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। अब बेटे जो आर की जो यूनिट होती है वो ओम होती है, तो यूनिट ऑफ जो कंडक्टेंस जी हो गया वो क्या हो गया बेटे ओम इनवर्स, और इसको ओम को आप जस्ट उल्टा लिख सकते हो बेटे मो भी होती है। दिस इज द कंडक्टेंस, यानी कंडक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट मींस रेजिस्टेंस इतना कम होगा
100% कंडक्टेंस का उतना ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट आता है बेटे कंडक्टिविटी। अब देखो जो कंडक्टिविटी होती है उसको हम सिग्मा को सिग्मा से डिनोट करते हैं। जो कंडक्टिविटी होती है सिग्मा को, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अब देखो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है हमारे पास, ओम मीटर होती है। तो जो यूनिट ऑफ सिग्मा हो जाती है वो आपके पास ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, और इसको हम मो और मीटर इनवर्स हम कह सकते हैं, करेक्ट। अब आपके पास बेटे अगर आप एक रजिस्टिविटी और टेम्परेचर में अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उस ग्राफ के नीचे बेटा आपके पास ये इनमें तो बेटे रजिस्टिविटी क्या होती है, रजिस्टिविटी तो कांस्टेंट है, लेकिन कंडक्टिविटी होती है बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल की। तो आप बेटे देखो जैसे से मान लो बेटे आपका टेम्परेचर यहाँ है तो आपके पास कंडक्टिविटी है, जब टेम्परेचर यहाँ है तो कंडक्टिविटी है, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज होती है। वास्तव में जो रजिस्टिविटी होती है वही रेजिस्टेंस होता है, यानी कि अगर रजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। यही कारण होता है टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है तो रजिस्टिविटी भी उसकी बढ़ती है, और रजिस्टिविटी बढ़ती है तो कंडक्टिविटी उसकी कम होती है। दिस इज अबाउट एक दो बेटे क्वेश्चन करवाए थे आपको, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। अब बेटा इस पर क्वेश्चन है बेटा R इज इक्वल टू रो इनटू L अपॉन A। बेटा क्वेश्चन ये है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, एक वायर का रेजिस्टेंस 20 ओम का है, इज ड्रॉन आउट, उसको खींचा जाता है, सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज द ट्वाइस। मान लो बेटा इसकी जो इनिशियल लेंथ है, उसकी जो इनिशियल लेंथ है वो L है, और जो न्यू लेंथ है वो L1 इज इक्वल टू मान लीजिए वो 2L है, करेक्ट। डिटरमाइन द न्यू रेजिस्टेंस, तो बेटा आपसे न्यू रेजिस्टेंस मान लीजिए बेटा वो आपसे R1 की वैल्यू पूछना चाहता है। अब बेटा जब आपके पास L1 बढ़ा तो 100% बेटे जो न्यू एरिया हो गया वो आपके पास घटेगा। तो जो न्यू एरिया हो गया A1 जो हो गया बेटे वो आपके पास A/2 हो गया, करेक्ट। तो आपके पास बेटे अगर इनिशियल रेजिस्टेंस की बात करें तो R इज रो इनटू L अपॉन A है। इसकी R की वैल्यू क्या बेटे मेरे पास 20 है, रो इनटू L अपॉन A है। अब मेरे पास जो न्यू रेजिस्टेंस हो गया वो क्या हो गया, जो न्यू रेजिस्टेंस R1 हो गया वो रो इनटू L1 अपॉन A1 हो गया। अब L1 की वैल्यू क्या बेटे मेरे पास 2L है, करेक्ट, और A1 की वैल्यू क्या है 2 अपॉन A होगी। तो बताओ बेटे इसको मैं 4 रो इनटू L अपॉन A लिख सकता हूँ, ठीक है ना। और फ्रॉम 1 से बताओ बेटे रो इनटू L अपॉन A की वैल्यू क्या है 20, तो R1 इज इक्वल टू 4 इनटू 20, तो बताओ बेटे R1 की वैल्यू 80 ओम होगी। तो यानी कि जो आपके पास जो न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 80 ओम का हो जाएगा। तो बेटा आज का लेक्चर बेटा यहीं तक, नेक्स्ट आपको लेक्चर नंबर 6 में हम पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।